हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, उसका पहला चैप्टर यानी कि मनी को हम लोग आज इस वीडियो में वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर आपके पास डॉक्टर एसबीपीडी पब्लिकेशन का, अगर आपके पास क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का बुक है तो उसमें जो पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 19 यानी कि मनी। मनी का मतलब होता है मुद्रा, और मुद्रा क्या होता है हम सबको पता है ना। ये मनी का मतलब होता है ये। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये मनी यानी कि मुद्रा जो होता है वो क्या होता है। जब भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी मुद्रा नहीं था यानी मनी नहीं था, तो उससे पहले गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे खरीदा और बेचा जाता था। देखो, हाँ, आज तो पैसा है तो हम लोगों को अगर कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम लोग पैसा देते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ये पैसा है, हमको अगर कोई भी सामान चाहिए हम ये पैसा देंगे और वो सामान ले लेंगे। लेकिन इससे पहले जब पैसा था ही नहीं, जब मनी का आविष्कार हुआ ही नहीं था, मनी बना ही नहीं था, तब कैसे भाई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता था। और आज हम लोग मनी का जिस फॉर्म देख रहे हैं, जैसे कि ये हम लोग को पेपर मनी हो गया, ये हम लोगों के पास क्वाइन मनी है, साथ ही साथ हम लोग के पास फोन पे, गूगल पे का डिजिटल मनी है। तो ये मनी का आविष्कार या ये बोलो डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ, मनी का क्या-क्या फंक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ मनी का क्या फंक्शन होता है। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है, मनी कितने टाइप्स का होता है। हर एक चीज़ के बारे में, मनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आज का होने वाला है, तो इसको हम लोग डिटेल्ड में अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम लोगों का मनी आया ही नहीं था, यानी जब मनी का आविष्कार हुआ ही नहीं था, मनी बना ही नहीं था, उससे पहले गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक बहुत फेमस सिस्टम चलता था जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सर क्या होता है बार्टर सिस्टम, थोड़ा समझा दो। सुनो, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे अगर दो आदमियों के बीच या बहुत सारे लोगों के बीच अगर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है ना, तो उसमें मनी का कोई रोल नहीं है। यानी ये जो मेरे पास पैसा है, इस पैसे का जरूरत हम लोगों को नहीं होगा। इस पैसे के बिना ही हम लोग चीजों का अदला बदली कर लेंगे। यानी अगर मान लो मेरे पास चावल है और हमको अगर मान लो कपड़ा चाहिए, तो हम अपना चावल को लेके कपड़े वाले को देंगे और कपड़ा उससे हम उस कपड़ा ले लेंगे। सपोज कर लो मेरे पास चावल है, हमको तेल चाहिए, तो मेरे पास चावल है, जिसके पास तेल चाहिए उसके पास जाएँगे और वहाँ से जाके हम सामान का अदला-बदली कर लेंगे। यानी सामान के बदले सामानों का अदला-बदली करना, यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम जो है ना वो अब लगभग खत्म हो चुका है। बार्टर सिस्टम तब होता था जब मनी का इवैल्यूएशन यानी कि मनी को नहीं बनाया गया था। आज हम लोग को कोई भी सामान खरीदना है तो पैसा दो, सामान ले लो। लेकिन जब पैसा नहीं था उस समय में बार्टर सिस्टम चलता था, और अब बार्टर सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है। बार्टर सिस्टम को सी टू सी इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। सी टू सी इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जहां गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है अदर गुड्स एंड सर्विसेज थे, और इसमें मनी का कोई काम नहीं होता है। बिना पैसा का गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक, देखो वही बोल रहे हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बार्टर सिस्टम पूछ देता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग करोगे। ठीक है ना। देखो बोल रहा है बार्टर सिस्टम रेफर टू ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अंडर विच गुड्स और सर्विसेज वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी एक गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से बदलना। अंडर दिस सिस्टम मनी वाज नॉट यूज्ड फॉर एक्सचेंज, और इस सिस्टम में मनी का कोई भी यूज नहीं किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में कहें तो ए बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच वन कमोडिटी वाज एक्सचेंज फॉर अनदर, यानी एक कमोडिटी को, एक सामान को दूसरे सामान से बदलते थे, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदलते थे। कपड़ा को तेल से बदल दिए, तेल को मसाला से बदल दिए, मसाला को जूता चप्पल से बदल दिए, जूता चप्पल को चमड़ा से बदल दिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स के बदले एक्सचेंज करते थे। मनी वाज नॉट यूज्ड फॉर दिस। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मनी दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट टुडे। और जब मनी का आविष्कार हो गया तो लगभग ये सिस्टम जो है वो पूरे तरह से विलुप्त, खत्म हो चुका है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोमोडिटी इकोनॉमी, इसको कोमोडिटी इकोनॉमी बोला जाता है। कोमोडिटी इकोनॉमी मतलब
C2C इकोनॉमी, C2C कस्टमर टू कस्टमर मत समझ लेना। C2C इकोनॉमी मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है? गिव मी अ सेकंड। ठीक है, चलो हो गया। आई होप आपको बार्टर सिस्टम समझ में आ गया। अब आते हैं बार्टर सिस्टम के बाद बार्टर सिस्टम का नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे चलता था या वस्तु विनिमय प्रणाली कब चलेगा? ये जो बार्टर सिस्टम है, ये किस कंडीशन में चलता था? पहला, हैविंग लिमिट्स नीड्स, यानी हैविंग लिमिटेड नीड्स, यानी जब लिमिटेड नीड्स होगा, यानी आपके पास कपड़ा है और आपको अगर इसको बदलना है चावल से, तो आप अपना कपड़ा लेके चावल के यहाँ जाओगे और बदल देना। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा है और आपको बहुत सारा चीज चाहिए, कपड़ा है, आपको कपड़ा से क्या चाहिए? आपको तेल भी चाहिए, आपको मसाला भी चाहिए, आपको चावल भी चाहिए, तो कपड़ा से मिलने वाला नहीं है। आज क्या है? आज तो भाई हम लोगों के पास पैसा है, पैसा है मेरे पास, 500 रुपया के बराबर हमको जो सामान चाहिए सब मिलेगा। 500 में हम चावल खरीद सकते हैं, 500 में हम तेल खरीद सकते हैं, 500 में हम कपड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। हाँ, जब आपका वांट्स जो है वो लिमिटेड होगा, तब बार्टर सिस्टम सही है। एब्सेंस ऑफ मनी और नो नीड्स ऑफ मनी, और इस सिस्टम में मनी का जरूरत बिल्कुल नहीं होता है। लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इसका एरिया बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। बिंग एंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, और ये जो है ना, वो उन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उस कंट्री के लिए अच्छा है जो बैकवर्ड इकोनॉमी से डिपेंड करता है, यानी कि जिसका अर्थशास्त्र पिछड़ा अर्थशास्त्र है। जिसका कौन सा अर्थशास्त्र है? जिसका पिछड़ी अर्थशास्त्र जिसका होता है ना, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, उन इकोनॉमी के लिए ठीक है। यानी जो देश आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, जिस देश के पास बहुत कम पैसा है, दो जो देश बहुत ज्यादा गरीब है, उस देश के लिए ये सिस्टम सही है। लेकिन जो कंट्री डेवलप हो चुका है, या अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है, तो भाई बार्टर सिस्टम को खत्म करना होगा। यही कारण है कि इंडिया से भी बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया गया। रेयरली ही शायद कोई बड़ा बहुत ज्यादा रूरल एरिया होगा, गांव देहात होगा, तो शायद वहां बार्टर सिस्टम हो सके मिल जाए, नहीं तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ये। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, इसमें दोहरे संयोग होता है। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स हम अभी समझाएंगे इसको। इसके बाद लेक ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सब बार्टर सिस्टम का कुछ कुछ क्या है, नेसेसरी है। इसके बाद बार्टर सिस्टम का एडवांटेज, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, एक्सप्लेन या गिव द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सुन लो बार्टर सिस्टम का क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला, सिंपल सिस्टम। बार्टर सिस्टम बहुत ही साधारण प्रणाली है, सिंपल है। सिंपल होने का मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजों को नहीं सोचना है। आपके पास चावल है, आपको चावल को दाल से बदलना है, चावल लेकर के दो और दाल ले लो, खत्म। इसके बाद नो नीड फॉर मनी, पैसा का जरूरत बिल्कुल नहीं होता है इसमें। इसके बाद एनहांस म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी समझ बढ़ता है। नो इकोनॉमिकल डिस्प्यूटरीज, यानी कि आर्थिक असमानता नहीं होता है। आर्थिक असमानता का मतलब होता है सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। हम लोग ना ये पैसे के आधार पे अब ना सामाजिक भेदभाव करते हैं। जिसके पास पैसा है, अमीर है, ज्यादा इज्जत मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, कम इज्जत मिलेगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में पैसा है ही नहीं, अमीर गरीब का सवाल ही नहीं उठता है। नो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसमें मनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, हम लोग इसी यूनिट में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम आपको मनी इन्फ्लेशन को डिटेल में समझाएंगे। अभी बस इतना समझ लो, ये हम लोगों का होता है बैलेंस लाइन। ये हम लोग का क्या होता है, बैलेंस लाइन होता है। इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे, इस तरीके से समझ लो, हम आने वाले चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे। इस लाइन से ऊपर जो होता है वो मनी इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है, मनी इन्फ्लेशन होता है। और ये जो नीचे होता है ये होता है डिफ्लेशन। क्या होता है, ये डिफ्लेशन होता है। अभी बस इतना याद रखना, मनी इन्फ्लेशन का मतलब है कि जितना जरूरत है उस देश में उससे ज्यादा पैसा अवेलेबल है। सप्लाई ऑफ मनी इज मोर देन डिमांड ऑफ मनी, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और डिफ्लेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी इज लेस देन डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, और एक इकोनॉमिक के लिए ये दोनों ही चीज डेंजर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि बार्टर सिस्टम में पैसा का जरूरत ही नहीं होता है, इसलिए उसमें मनी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का कोई भी इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। सिंपल इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल, एक इंटरनेशनल ट्रेड अगर आपको करना है तो सिंपल इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है। सिंपल एकदम साधारण इंटरनल एक इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है। अब आते हैं डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। डिफिकल्टीज या डिफेक्ट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है और कई बार इसको ना लिमिटेशंस करके भी दे देगा क्वेश्चन में।
ठीक है, कई बार क्या दे देगा इसको, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम का क्या सीमा था, क्या क्षेत्र था, क्या लिमिटेशन था। तो बार्टर सिस्टम का सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ डुअल कोइंसिडेंट। डुअल कोइंसिडेंट मतलब होता है दोहरे संयोग का अभाव। जैसे अगर मान लो 3 आदमी है, ए, बी और सी, सपोज 3 आदमी है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये मान के चलो कि ए के पास कपड़ा है, ए के पास कपड़ा है, सपोज कर लो बी के पास चावल है, बी के पास चावल है और सी के पास सपोज कर लो तेल है। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा, मान लो ए को चाहिए चावल, तो ए अपना कपड़ा लेके बी के पास जाएगा कि भाई तुम हमको मेरा कपड़ा ले लो और चावल दे दो। लेकिन बी को कपड़ा नहीं चाहिए, बी को कपड़ा नहीं चाहिए, बी बोल रहा है नहीं यार हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हमको चाहिए तेल। तो बी किसके पास जाएगा, सी के पास, बोलेगा कि सर मेरा चावल ले लो और तेल दे दो। अब सी बोल रहा है कि नहीं हमको तेल नहीं चाहिए, हमको मान लो कुछ और चीज चाहिए। सी बोलने लगा कि हमको कोई और चीज चाहिए, यानी सपोज कर लो कि सी अगर बोल दिया कि हमको मान लो चमड़ा चाहिए, जूता या चप्पल बनाने के लिए चमड़ा, तो ये किसी और के पास जाएगा। तो भाई इन लोगों के पास तो कभी सामानों का अदला बदली हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक आदमी के पास जो सामान है वो वही ना दूसरे को देगा। मेरे पास जो सामान है हम दूसरे को दिए, दूसरा वाला सामान हमको देगा, लेकिन मेरे पास जो सामान है वो उसको नहीं चाहिए और उसका वाला सामान हमको चाहिए लेकिन मेरा सामान उसको नहीं चाहिए, तो अदला बदली तो होगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आपका बार्टर सिस्टम का, जिसको बोला जाता है लैक ऑफ डुअल कोइंसिडेंट। इस वजह से धीरे धीरे बार्टर सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। ठीक, क्योंकि आज हम लोगों के पास पैसा है, पैसा, अब हमको कुछ भी चाहिए हम इस पैसे से जाके खरीद सकते हैं। हमको कपड़ा चाहिए पैसा से खरीद सकते हैं, जूता चाहिए पैसा से खरीद सकते हैं, कुछ भी चीज चाहिए हम पैसा से जाके आज इसको क्या खरीद सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। आगे, लेक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू प्लस, बार्टर सिस्टम में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू तय नहीं हो पाता था। आज किसी भी अगर आज हम लोग किसी भी गुड्स का प्राइस तय करें तो वो होता है, जैसे मान लो कि अगर हम बोले समोसा कैसे रुपया पीस, 10 रुपया पीस, कपड़ा कैसे रुपया मीटर, दूध कैसे रुपया किलो, सब्जी कैसे रुपया किलो, चावल कैसे रुपया किलो, हर चीज को आज रुपया में माप सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता था। डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने में डिफिकल्ट होता था। डिफिकल्टी इन डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी को बांटने में भी बहुत दिक्कत होता था। लेक ऑफ वैल्यू ट्रांसफर नहीं हो पाता था। लेक ऑफ फ्यूचर पेमेंट, बार्टर सिस्टम से फ्यूचर में पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था। ऐसा नहीं होता था कि भाई तुम आज हमको कपड़ा दे दो, जब मेरे पास चावल होगा तो हम तुमको चावल दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मनी में ऐसा होता है, उधार में हम लोग सामान ले लेते हैं, बाद में पैसा उसका देते हैं। इसके बाद द मेजर कॉजेज ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को वो बैकवर्ड यानी कि पीछे धकेल देता था। जैसे अभी समझाएं, हमारा देश भारत को अगर इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो सबसे पहले इसका मनी वैल्यू बढ़ना चाहिए। अगर मनी वैल्यू नहीं बढ़ेगा तो देश कभी भी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करेगा। हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोगों को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट, या हम पढ़ाएंगे आपको आपका ये बजट, उसमें हम आपको इस चीज को समझाएंगे उस समय। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग याद रखोगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हम लोग, बार्टर सिस्टम हो गया। अब हम लोग आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइड हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एकदम अच्छा से समझना। इवैल्यूएशन ऑफ मनी का मतलब होता है मनी का आविष्कार। इवैल्यूएशन ऑफ मनी का मतलब होता है मनी का आविष्कार, यानी कि मनी का आज हम लोगों के पास देखो, ये हम लोग को पेपर मनी दिख रहा है, कागज नोट दिख रहा है, 500 का, 20 रुपया का, ये देखो 1 का, 5 का, हम लोगों को क्या दिख रहा है, सिक्का दिख रहा है। तो आज जिस फॉर्म में हम लोग मनी को देखते हैं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, क्या ऐसे ही मनी पाया जाता था? नहीं। याद करो तो, बार्टर सिस्टम उस समय जब पैसा नहीं था। अच्छा, फिल्म देखे हैं आप लोग मोहनजोदड़ो? फिल्म देखे हैं मोहनजोदड़ो? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। उस समय क्या था, ऋतिक रोशन जाता है ना, वो क्या नाम है, इंडिगो, नील नील बेचने के लिए, और उसको बोलता है वो अनाज के बदले उसको एक्सचेंज करेगा, अनाज के बदले अदला बदली करेगा। तो ये पैसा उस समय नहीं था।
ह्यूमन सिविलाइजेशन मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ धीरे धीरे मनी का भी इवैल्यूएशन हुआ। ह्यूमन सिविलाइजेशन होता गया, वैसे ही मनी का भी इवैल्यूएशन होता गया। देखो, ड्यू टू मैनी डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम, चूंकि बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, मनी ऑल्सो डेवलप्ड अलोंग विथ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे ही मनी का भी विकास होता गया। द डेवलपमेंट ऑफ मनी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। ये कुछ कुछ स्टेजेस में मनी को बता सकते हैं। सबसे पहले कोमोडिटी मनी था। कोमोडिटी मतलब वही बार्टर सिस्टम। कोमोडिटी का मतलब बार्टर सिस्टम, सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। इसके बाद मेटेलिक मनी आया। मेटेलिक मनी का मतलब होता है धातु मुद्रा। देखे होंगे ना, राजा महाराजा के समय में सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, कांसा का सिक्का, पीतल का सिक्का, लोहे का सिक्का, तो उस समय मेटेलिक मनी चलता था, वो राजा महाराजा के समय में। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वाइन मनी आया। क्वाइन मनी मतलब होता है सिक्का मुद्रा, ठीक है। क्वाइन मतलब सिक्का मुद्रा। सिक्का मुद्रा चूंकि बहुत ज्यादा भारी होता था, एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। उसके बाद बना पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब होता है पत्र मुद्रा। और हम अभी जो दिखाए ना, ये जो हम लोग के पास इंडिया में ये जो नोट होता है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, तो ये नोट हम लोगों का कौन सा मनी है? पेपर मनी है। पेपर मनी के बाद आता है क्रेडिट मनी। ये जो क्रेडिट मनी है, क्रेडिट मनी में आपका आता है चेक। क्रेडिट मनी में क्या आता है आपका? चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रोमिसरी नोट्स, हुंडी आता है। देखो चेक समझो ना, चेक देखो, चेक क्या, चेक पैसा होता है? नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हमको पेमेंट करना है तो चेक काट के दे देते हैं। चेक पैसा का काम कर देता है ना। हाँ, तो चेक हम लोग का कौन सा मनी है? क्रेडिट मनी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेपर मनी। इसके बाद लास्ट होता है डिजिटल मनी। डिजिटल मनी मतलब वही फोन पे हो गया। डिजिटल मनी मतलब फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इसके बाद गूगल पे हो गया। तो ये सब जो है ना, जिसमें ऑनलाइन हम लोग पैसा देते हैं, ये हम लोगों का है डिजिटल मनी। और ये आज के समय का मॉडर्न मनी है, डिजिटल मनी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मनी का डेवलपमेंट हुआ। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन होता गया, वैसे वैसे मनी का डेवलपमेंट होता गया। और आजकल तो लोग इतना एडवांस हो गया है कि अपने साथ पेपर मनी या क्वाइन मनी कैरी करना ही नहीं चाहता है। अपने साथ हमेशा मोबाइल लेकर के जाएगा, कुछ भी खाया, टिडिंग, फोन पे 200 रुपये प्राप्त हुए, गूगल पे हुआ, देवव्यूअर सज्जनों धन्यवाद। इस तरीके से क्या होता है, सब लोग किस मनी का यूज कर रहा है आज? डिजिटल मनी का यूज कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोगों का बार्टर सिस्टम से मनी का इवैल्यूएशन हुआ। ठीक, चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानते हैं कि गुरुजी व्हाट इज मनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मनी होता क्या है। तभी से मनी 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 चिल्ला रहे, क्या होता है? एक बात मेरा आप लोग याद रखो, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल्ली। कोई भी ऐसा चीज जिसमें अगर ये दो क्वालिटी मिल गया तो वो मेरे लिए मनी कहलाएगा। कौन कौन सा चीज सर? पहला, अगर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। क्या होगा वो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज में अगर ये दो क्वालिटी पाया जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो चीज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, तो ये मेरे लिए मनी कहलाएगा। इतना आप याद रख लेना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर हम कोई भी सामान किसी से खरीदे, मतलब दो लोगों के बीच सामानों का अदला बदली हुआ, एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज करने के बाद उसको जो चीज दिए हैं, जिस चीज को दे के सामानों का अदला बदली हुआ, वो मनी है। प्लस जिस चीज से उस कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का कीमत तय होता है कि भाई इस सामान का दाम इतना है, इस सामान का दाम इतना, इस सामान का दाम इतना। तो ये कीमत तय होगा उस कंट्री के करेंसी से। दो चीज है तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? करेंसी कहलाएगा। जैसे ये 500 का नोट मेरे लिए, ये 500 का नोट करेंसी है, ये 20 रुपया करेंसी है, ये 100 रुपया करेंसी है, ये 5 का सिक्का करेंसी है यानी मनी है, ये 1 रुपया मनी है। किसके देश का? हमारे देश का। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज देखना, हमको अगर इंडिया में कोई भी सामान को खरीदना है तो हम बदले में उसको पैसा देंगे।
पैसा देके किसी भी सर्विसेज, किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा, भारत में किसी भी चीज का कीमत, सॉरी ज्यादा फॉर्म में आ गए शायद, भारत में किसी भी चीज का कीमत मनी से ही तय होता है। जैसे दूध कैसे रुपया लीटर, तो बोलेंगे दूध 60 रुपया लीटर। चावल कैसे रुपया किलो, चावल 40 रुपया किलो। टमाटर कैसे रुपया किलो, टमाटर 100 रुपया किलो। हर चीज का कीमत भारत में रुपया से हो रहा है, ठीक। उसी की जगह अगर अमेरिका चले जाओ, तो अमेरिका का मनी क्या होगा, डॉलर। और अमेरिका में गुड्स एंड सर्विसेज को अगर एक्सचेंज करना है तो डॉलर देना, और वहां पे किसी भी चीज का कीमत डॉलर में तय होगा। वहां अमेरिका में रुपया में नहीं चलेगा। अमेरिका में दूध नहीं मिलेगा 60 रुपया लीटर, अमेरिका में हो सकता है दूध मिलेगा 60 रुपया, $60। समझ में आ रहा है, जिस देश का होगा उस देश का करेंसी वो चीज होता है मेरे लिए। क्लियर है, दो क्वालिटी होना चाहिए, पहला क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। अगर ये दो क्वालिटी है तो वो मेरे लिए करेंसी कहलाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये 500 रुपया इंडिया का करेंसी है, लेकिन ये करेंसी जब अमेरिका लेके जाएंगे ना, तो अमेरिका में ये करेंसी नहीं चलेगा। क्यों भाई, मनी तो है, मेरे देश का तो पैसा है ये, अमेरिका में क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अमेरिका में ना तो इस पैसे से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, और ना वहां पे कीमत तय होता है। आई बात समझ में? अब देखो यही चीज लिखे हैं, और एक बात मेरा याद रखना, मनी का एक डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन है आपको, हार्टले विदर्स ने कहा था, मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखना। एनी कमोडिटी दैट सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कोई भी ऐसा वस्तु जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू तय होगा और जिससे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो मेरा मनी कहलाएगा। टुडे ऑल ट्रांजेक्शंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ मनी, और आज हर ट्रांजेक्शन मनी के बेसिस पे होता है। ये बात तो सही है। अब मनी तो समझ में आ गया सर, दो क्वालिटी होगा वो मनी कहलाएगा। अब मनी का डेफिनेशंस देखो, ये डेफिनेशंस जो है ना, मनी के अलग अलग डेफिनेशंस को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बताया था। डेफिनेशंस ऑफ मनी, पहला डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल डेफिनेशंस, और डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल डेफिनेशंस कौन दिया था, याद रखना, हार्टले विदर्स, कोलबर्न और थॉमस ने। इन्होंने जो है ये डेफिनेशन दिया था, किसका, डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल डेफिनेशन। इसके बाद लीगल डेफिनेशंस जो किसने दिया था, ये दिया था आपका नेप ने। किसने दिया था, नेप ने। और तीसरा होता है कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन। कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशंस किसने दिया था, सेलिगमन ने दिया था, कोल ने और कीन्स ने। कीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग पहले ये जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन या फंक्शनल डेफिनेशन क्या होता है, लीगल डेफिनेशन क्या होता है, और कॉमन एक्सेप्टेबल डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है। क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी डायरेक्ट दो दो नंबर का क्वेश्चन में पूछ देता है। अब सुन लो, डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल डेफिनेशन मतलब क्या है, एकदम वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल डेफिनेशन, पहले हट जा रहे हैं, साइड लिख लेना, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल डेफिनेशंस का मतलब है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि मनी, हम लोग किसी भी चीज को तब बोलेंगे जब वो मनी वाला काम करेगा। कोई भी ऐसा चीज है जो मनी वाला फंक्शन करेगा, मनी वाला सब काम करेगा, उसको हम लोग मनी बोलेंगे। उसी में देखो हार्टले विदर्स ने कहा था, मनी, स्पेलिंग गलत हो गया, मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है, अकॉर्डिंग टू हुज स्टेटमेंट मनी इज व्हाट मनी डज। किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। कोलबर्न ने कहा था, मनी इज दैट विच इज मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ पेमेंट। ये बोलते हैं कि मनी वो सब चीज को बोलेंगे जिससे किसी वस्तु का कीमत तय होगा, और जिसको पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे, वो हम लोग का मनी कहलाएगा। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद आते हैं मनी का लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डेफिनेशन में देखो किस चीज पे बल दिया गया, मतलब क्या बोला गया। लीगल डेफिनेशन में ये बोला कि किसी भी देश के सरकार के द्वारा उस देश में जो सरकार, जिस मनी को सरकार तय करता है, यानी गवर्नमेंट का परमिशन है, गवर्नमेंट बोलता है कि ये मेरे देश का मनी है, तो उसी को हम लोग मनी कंसीडर करते हैं। उसी को हम लोग लीगल मनी या स्टैट्यूटरी डेफिनेशन या स्टैट्यूटरी मनी बोलते हैं। दिस डेफिनेशन इंक्लूड मनी दैट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। देखो नेप ने क्या कहा,
एनी कमोडिटी विच इज डिक्लेयर्ड टू बी करेंसी बाय द स्टेट इज कॉल्ड मनी, यानी किसी भी देश के सरकार के द्वारा जो मनी तय किया जाता है उसे ही उस कंट्री का मनी बोलते हैं, सरकार तय करेगा। ठीक, अब आता है तीसरा डेफिनेशन, यानी तीसरा किस टाइप का भाई, जर्नल एक्सेप्टेंस डेफिनेशन। अब देखो जर्नल एक्सेप्टेंस डेफिनेशन में सेलिगमैन ने क्या कहा, सेलिगमैन ने कहा कि कोई भी ऐसा चीज जो जनरली गुड्स एंड सर्विसेज के बाद एक्सेप्ट होता है, मतलब अगर आप कोई सामान खरीदे और सामान के बदले उसको जो चीज दिए वो अगर किसी और से खरीदा तो उसको वो चीज दिया, कोई भी चीज लेन देन होने के बाद जो चीज दिया जाता है उसी को हम लोग मनी कंसीडर करेंगे। जर्नल एक्सेप्टेबल, हर जगह एक कंट्री में हर जगह वो एक्सेप्टेबल है। भारत में आप कोई भी सामान खरीदो, पैसा दो, आपको वो पैसा को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई नहीं बोलेगा कि पैसा मत दो या ये पैसा मत दो। ठीक है, आया मेरा बात समझ में? ठीक है, तो उसी को बोलता है मनी इज दैट विच इज एक्सेप्टेड बाय एज नॉर्मल या जनरली, एक्सेप्टेड बाय नॉर्मली या जनरली जो चीज एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर है मेरा बात? हो गया मनी का डेफिनेशन। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप द मेन डेफिनेशंस ऑफ मनी आर। देखो स्कोप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, स्कोप के बेसिस पे मनी को तीन कैटेगरी में बांटा। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, स्कोप एरिया क्षेत्र। अब ध्यान से समझना कि स्कोप के बेसिस पे मनी कितने टाइप का होगा। एक होता है मनी का ब्रॉड डिफिनेशन, एक होता है मनी का नैरो डिफिनेशन और एक होता है मनी का रीजनेबल डेफिनेशन। ब्रॉड डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन और रीजनेबल डेफिनेशन। अब समझो ब्रॉड डेफिनेशन क्या होता है, हम समझा दे रहे हैं। ब्रॉड डेफिनेशन में यह बोला जाता है कि एक जो मनी होता है उस मनी को, मतलब एक कंट्री के अंदर जितना भी चीज मनी के रूप में एक्सेप्ट है, जितना भी चीज मनी का काम करता है उन सब को हम लोग मनी कंसीडर करेंगे। जैसे इंडिया में 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, ये भी मनी है। साथ ही साथ नोट, 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, ये भी मनी है। साथ ही साथ चेक हो गया, ये भी मनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी मनी है। साथ ही साथ फोन पे, गूगल पे, इससे जो पेमेंट होता है ये भी मनी है। तो ये सब चीज, इन सब चीज को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मनी कंसीडर करते हैं। ठीक, मनी का नैरो डेफिनेशन क्या बोलता है, नैरो मतलब छोटा। नैरो डेफिनेशन में बोलता है कि नहीं, हम किसी भी देश के अंदर में जो क्वाइन मनी है हम उस क्वाइन मनी को जो है वो मनी कंसीडर करेंगे। ठीक, इसके बाद जो रीजनेबल डेफिनेशन है, ये रीजनेबल डेफिनेशन इन दोनों को कलेक्टिवली कर लेता है कि हाँ भाई, किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू का काम करेगा, मतलब जिसके बेस पे सामानों को खरीदेंगे बेचेंगे और जिसके बेस पे कीमत तय होगा, उसी चीज को हम लोग मनी कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो तीन अलग अलग डेफिनेशन है। अब देखो सेम चीज हम जो समझाए हैं वही चीज देखो हम यहाँ लिख दिए। देखो ना, ये ब्रॉड डेफिनेशन दिख रहा है, देखो वही बोले ब्रॉड डेफिनेशन में ऑल फॉर्म ऑफ मनी आएगा, सब चीज आएगा, सब चीज आएगा मनी का। जैसे चाहे वो कोई मेटल मनी है, कॉइन मनी है, पेपर मनी, पेपर मतलब कागज, पेपर मनी है, क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब अभी नहीं समझाएं, आपका चेक हो गया, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, या डिजिटल मनी है या चेक है, हर चीज हर चीज हम लोगों का ब्रॉड मनी में आएगा। ठीक, इसके बाद जो हम लोगों का नैरो डेफिनेशन था, देखो नैरो डेफिनेशन ये सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करेगा, ओनली मेटल एंड कॉइन करेंसी को, सिर्फ और सिर्फ मेटल मनी को ये कंसीडर करेगा मनी में। ठीक है, इसके बाद देखो आगे रीजनेबल में, रीजनेबल डेफिनेशन में क्या बोला कि कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो पेपर मनी है या तो फिर मेटेलिक मनी है, बस उसको जनरली हर जगह एक्सेप्ट किया जाए, उसको हम लोग मनी कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये सब नॉर्मल डेफिनेशन है उसका। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। भाई साहब, बाबू लोग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार, फंक्शंस ऑफ मनी यानी मुद्रा के कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट। एक जो मनी होता है उसका तीन मेन फंक्शन होता है, याद रखोगे। फंक्शंस ऑफ मनी में मनी का कितने फंक्शंस होते हैं, तीन। सबसे पहला मनी का फंक्शंस होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है मनी का सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा होता है मनी का कंटीजेंट फंक्शन। ये तीन फंक्शन होता है मनी का। अब ध्यान से मेरा बात को थोड़ा सा सुनो। मनी का तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन और एक होता है कंटीजेंट फंक्शन। इन तीन, मनी जो है ये तीन काम को करता है
यानी ये जो हम लोगों का मनी है ना, ये मनी, ये देखो ये मनी, ये मनी, ये हम लोगों का ये 3 काम को करेगा। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके लिए मनी को बनाया गया है। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके लिए मनी को बनाया गया है और मनी सबसे पहले यही काम को करेगा। और मनी का 2 प्राइमरी फंक्शन होता है। सबसे पहला होता है मेजर ऑफ वैल्यू या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होगा मेजर ऑफ वैल्यू। याद रखना इस चीज को, मेजर ऑफ वैल्यू। ये 2 काम पैसा सबसे पहले करेगा। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी देश का जो करेंसी होगा वो उस देश में एक्सचेंज का काम करेगा। उस देश में जितने भी सामानों को खरीदा और बेचा जाएगा, कुछ भी होगा, वो मनी के बेसिस पे ही होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, उस देश में जितने भी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो कीमत तय होगा वो मनी के बेसिस पे होगा। ये मनी का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्लियर? अब इस इंपॉर्टेंट फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए इस मनी का ये जो प्राइमरी फंक्शन होता है, मनी का इस प्राइमरी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए कि प्राइमरी फंक्शन अच्छा से हो, इस फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी फंक्शन होता है और सेकेंडरी में 3 फंक्शन आपका होता है। ठीक है? इन दोनों के अलावे मनी का जो एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, मनी का जो एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, उसको बोला जाता है कंटीजेंट फंक्शन। ये मनी का एक्स्ट्रा फंक्शन होता है। मनी का कौन सा फंक्शन होता है ये? एक्स्ट्रा फंक्शन होता है। समझ में आया? तो एक मनी का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब ध्यान से मेरा बात को सुनो। अगर क्वेश्चन में आपको ये बोले कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको पहले ऐसे ही लिखना होगा कि मनी का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तीनों फंक्शन को लिखना और इन तीनों फंक्शन को नीचे डील करेंगे। प्राइमरी फंक्शन को भी डील करेंगे, क्या होता है, उसमें कौन-कौन सा चीज आता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, कौन-कौन सा आता है, कंटीजेंट फंक्शन क्या होता है, कौन-कौन आता है। अगर सब पूछा तो सब, अगर सिर्फ ये बोलेगा कि गिव प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी को लिख के डील करेंगे। अगर बोला सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, तो सिर्फ सेकेंडरी को डील करेंगे। अगर कंटीजेंट बोला तो कंटीजेंट को डील करेंगे। क्वेश्चन में जो मांगेगा उसी का आंसर आप लोग देना। ठीक है? आ रहा है ना बात समझ? मेरा जो पूछेगा उसी का आंसर आप लोगों को देना है। हम यही बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मनी का प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है? देखो क्या बोल रहा है मनी का प्राइमरी फंक्शन में? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी आर ऑल्सो कॉल्ड द मेन फंक्शन। बोला गया आगे, these functions include all the functions of money which are performed by money in all countries। यानी हर देश का जो कंट्री है वो कंट्री इन कामों को, वो करेंसी, ये मनी जरूर करेगा। That is why these functions of money are also called a fundamental और essential function। इसे ही मनी का फंडामेंटल या एसेंशियल फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक? आगे बोला द करेंसी ऑफ एनी कंट्री मेनली फुलफिल दिस फंक्शंस। और किसी भी कंट्री का करेंसी यानी कि मनी, किसी भी कंट्री का करेंसी यानी मनी इस चीज को जरूर फुलफिल करता है। ठीक? इसके बाद प्राइमरी फंक्शन मेनली 2 टाइप का होता है। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय का माध्यम जिससे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब जिससे कीमत तय होगा। ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शन। तो भाई हम अभी सेकेंडरी फंक्शन में क्या बोले थे? देखो बोले थे ना, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म टू सपोर्ट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए ये काम करता है। दिस इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरीज फंक्शंस ऑफ मनी। इसीलिए इसको मनी का एक्सिलरीज फंक्शन भी बोलते हैं। और ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया, वैल्यू ऑफ स्टोर हो गया और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये 3 चीज जो है वो मनी का सेकेंडरी फंक्शन होता है। अब आते हैं आगे कंटीजेंट फंक्शन। तो देखो कंटीजेंट फंक्शन में क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। यानी अपार्ट मतलब होता है अलावे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के अलावे भी मनी का कुछ अलग और काम होता है और उसी अलग और कामों को मनी का क्या बोलते हैं हम लोग? मनी का कंटीजेंट फंक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? बेसिस ऑफ क्रेडिट हो गया,
basis of distribution of social income, basis of maximum satisfaction, maximum production करना, liquidity of capital, solvency का गारंटी, barrier of decision payments गारंटी। ठीक है, ये सब जो होता है ये सब मनी का कंटीजेंट फंक्शन है, मनी का कंटीजेंट फंक्शन है। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, याद रखना इसको अच्छा से, मनी का फंक्शन। अब आते हैं हम लोग मनी का कुछ कुछ और फंक्शन। मनी का कुछ कुछ और फंक्शन। एक अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पोल। देखो, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पोल जिंग्स, पोल जीनिंग्स। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? पोल जीनिंग्स, पोल जीनिंग्स। पोल जीनिंग्स ने मनी का जो फंक्शंस है, उस मनी का फंक्शंस को दो कैटेगरी में बांटा। पोल जीनिंग्स ने मनी के दो फंक्शंस को बताया। अब सबसे पहला उन्होंने ये बोला कि मनी का जो सबसे पहला फंक्शन होगा, मनी का जो सबसे पहला फंक्शन होगा वो होता है स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन और दूसरा होगा आपका डायनेमिक फंक्शन। मनी का उन्होंने दो फंक्शन बताए। ऐसे देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा ना कि पोल जेनिंग्स के अकॉर्डिंग मनी का फंक्शंस बताओ, तभी आप इसको बताना। और अगर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस ऑफ मनी पूछा तो ऊपर जो तीन फंक्शन बताएं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटीजेंट, वही बताना। पोल जेनिंग्स के द्वारा पूछेगा तब ये बताना। ठीक, उन्होंने ये कहा कि एक होता है मनी का स्टैटिक फंक्शन और एक होता है डायनेमिक फंक्शन। अब स्टैटिक फंक्शंस और डायनेमिक फंक्शंस क्या होता है समझो। स्टैटिक फंक्शन मतलब एकदम सिंपल है कि मनी का ऐसा कोई भी कार्य, मनी का ऐसा कोई भी कार्य जो इकोनॉमिक में कोई भी इंपैक्ट नहीं छोड़ रहा है। मतलब कि मनी का कोई भी काम हो रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, पेमेंट्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उससे इकोनॉमिक्स में ना तो कोई चीज इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग मनी का एस्थेटिक फंक्शन बोलते हैं। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब कि रुका हुआ है। और दूसरा होता है डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शंस मतलब इसके वजह से, मनी के इन फंक्शंस के वजह से इकोनॉमिक इफेक्ट होता है और इकोनॉमिक्स में चेंजेस आता है। इकोनॉमी में कोई चेंजेस नहीं आएगा स्टैटिक फंक्शन, इकोनॉमिक में चेंजेस आएगा डायनेमिक फंक्शन। ठीक, इतना याद रखना। देखो, these are activities that operate in the economy but do not create momentum in it। लेकिन ये इकोनॉमी में कोई भी गति उत्पन्न नहीं करता है। इट मेनली कवर्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, इसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यू हो गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो गया, डेफर्ड पेमेंट हो गया, एटसेट्रा। दीज फंक्शंस ऑफ मनी come under the category of static function because these functions are the same in all the economy and do not generate any movement in the economy। और ये सब इकोनॉमी में कोई भी मूवमेंट क्रिएट नहीं करता। और अगर मनी का कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके वजह से इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक में उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे इकोनॉमिक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, प्राइस लेवल हो गया, तो इससे इकोनॉमी इफेक्ट होगा, तो उसको हम लोग इकोनॉमी का डायनेमिक फंक्शन मानेंगे। ओह माय गॉड, थक गया मैं। आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ मनी। ऊपर जो हम लोग मनी का टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे, उन्हीं में से देखो कुछ कुछ अदर टाइप्स ऑफ मनी है, यानी मनी के कुछ अलग अलग टाइप्स। इसको याद रखना थोड़ा सा, अदर टाइप्स ऑफ मनी। अब देखो अदर टाइप्स ऑफ मनी में मनी का कौन कौन सा टाइप्स होगा। सबसे पहला एक्चुअल मनी या रियल मनी। क्या होता है, ध्यान से समझना, एक्चुअल मनी या रियल मनी क्या होता है। किसी भी देश के अंदर जो मनी चल रहा है, जो मनी प्रचलित है, जो मनी सर्कुलेट हो रहा है, उसको रियल मनी बोलेंगे। जैसे इंडिया में 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट, 500 का नोट, या 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का सर्कुलेट हो रहा है, तो यही सब उसका रियल मनी या एक्चुअल मनी कहलाएगा। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि किसी भी देश में जो अकाउंट्स मेंटेन होता है, मतलब जो हिसाब किताब लिखा जाता है, वो हिसाब किताब जिस करेंसी में लिखा जाता है, जैसे इंडिया में सारा हिसाब किताब रुपया में लिखा जाएगा, तो रुपया को हम लोग इंडिया का मनी ऑफ अकाउंट भी बोलेंगे। कोई देश ऐसा भी होता है जो दूसरे दूसरे करेंसी में लिखना पसंद करता है, जैसे इंडिया अगर डॉलर में अकाउंट्स हिसाब करने लगा, जैसे हमको यूट्यूब से मान लो पेमेंट आएगा, तो यूट्यूब से पेमेंट आएगा मेरा डॉलर में, किसमें आएगा,
डॉलर में। तो डॉलर मेरा क्या होगा? मनी ऑफ अकाउंट। ये यहाँ का रियल मनी नहीं होगा, मनी ऑफ अकाउंट होगा। लीगल टेंडर मनी का मतलब है सरकार जिसको परमिशन दिया है, गवर्नमेंट जिसको परमिशन दिया है, ठीक है? किसको? गवर्नमेंट परमिशन दिया है कि ये मनी चलेगा। अच्छा, याद है आप लोगों को डिमोनेटाइजेशन हुआ था भारत में? डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ था? उसमें ₹500 और 1000 का पुराना नोट को भारत सरकार बोल दिया था नो लीगल टेंडर मनी। अगर आप लोग कभी डिमोनेटाइजेशन का कोई एस्से पढ़ोगे ना या डिमोनेटाइजेशन सर्च करोगे ना, तो वहां एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको हमेशा मिलेगा, नो लीगल टेंडर मनी। यानी कि भारत सरकार ये बोला कि अब से ये लीगल टेंडर मनी नहीं है। यानी कि ₹500 और 1000 का नोट को हम भारत में लीगल नहीं मान रहे हैं। इस वजह से उसको बंद कर दिया गया, ठीक है? इसके बाद ऑप्शनल मनी का मतलब है मनी के अलावे जिसको हम लोग मनी मानते हैं। जैसे मान लो ये होता है टोकन मनी, वो होता है। मेटेलिक मनी तो समझ गए, वो सोना चांदी का जो होता है। पेपर मनी का मतलब वही पेपर मनी मतलब कागज मनी। क्रेडिट मनी मतलब वही आपका चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडी हो गया। डिजिटल मनी मतलब वही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब होता है डिजिटल मनी में। आया बात समझ में मेरा? चलो आगे। क्वालिटीज ऑफ सुपीरियर मनी या क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। एक अच्छा मनी का क्या-क्या क्वालिटी होता है? एक अच्छा मनी में क्या क्वालिटी होना चाहिए? पहला, यूटिलिटी, वो मनी लंबे समय तक अच्छा से चले, कट-फट ना जाए। सपोज़ कर लो ये 20 का नोट है, 20 का नोट एकदम आज आया कड़कड़ी, एकदम पॉकेट में डाले और डालने के बाद एकदम पूरा घिस गया, यहाँ-वहाँ से फट गया, तो ये गुड मनी नहीं कहलाएगा। गुड मनी वो जिसका लंबे समय तक यूज़ कर सके, अफोर्डेबिलिटी हो, ड्यूरेबल होना चाहिए, सेपरेटेबिलिटी होना चाहिए, सेपरेबिलिटी होना चाहिए, यूनिफ़ॉर्मेलिटी होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए और हर जगह वो एक्सेप्टेबल हो। तब हम लोग उसको गुड मनी बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, मनी आया तो एक चीज़ हम थोड़ा-सा बता दे रहे हैं। आप लोग सुने हो भाई, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है। अगर आपके पास सपोज़ कर लो, आपके पास अगर ₹10 का 10 नोट है। आपके पास अगर ₹10 का कितना नोट्स पड़ा है? 10 नोट्स पड़ा है और आप अगर ₹10 का दुकान से कोई सामान खरीदे, अब आपको ₹10 दुकानदार को देना है। तो पता है, इस ₹10 में 10-10 का जो 10 नोट है, उसमें से आप सबसे गंदा, सबसे कटा-फटा नोट दुकानदार को दोगे। सबसे अच्छा नोट हमेशा रखोगे और सबसे कटा-फटा नोट को क्या करोगे? उस दुकानदार को दोगे, है ना? ये मेंटालिटी सिर्फ़ आपका है, हम मेरा है या हम सबका है? सर, हम सबका है। हर इंसान हम लोग यही करते हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है कि जो बुरी मुद्रा होती है, वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन और इसी को लॉ ऑफ ग्रेसम बोला जाता है। ठीक है? ये आपका चैप्टर में का पार्ट नहीं है, लेकिन चूँकि मनी के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए हम लॉ ऑफ ग्रेसम आप लोगों को बता दिए। ठीक है? अगर कभी मान लो कोई पूछ दे या आपको कहीं मिल जाए तो समझ जाना कि अच्छा सर जी एक बार इसके बारे में बताए थे। हाँ भाई, मनी का क्या इम्पोर्टेंस होता है? मनी का क्या इम्पोर्टेंस होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। तो देखो, मनी का इम्पोर्टेंस तो भाई सबको है। पैसा के पीछे तो हर कोई आँख मूंद के भाग रहा है भाई, हमरा को हो चाहिए, हमरा को हो चाहिए, हमरा को हो चाहिए। सबको चाहिए। ठीक है? तो ये मनी का इम्पोर्टेंस है। अटेनमेंट इसको पढ़ लेना, ठीक है? मनी का इस इम्पोर्टेंस को आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक? पढ़ लेना, सेम याद रख लेना, एक बार याद कर सकोगे तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं इविल्स ऑफ मनी, यानी मनी का दुश्मन। भाई, इविल्स ऑफ मनी बोलो या ड्रॉबैक ऑफ मनी। आप बोलोगे सर पैसा है तो अच्छा है ना सर, पैसा का डिमेरिट्स कैसे हो गया? सर पैसा बुरा कैसे हो गया सर? बेटा, पैसा बुरा नहीं होता है, लेकिन उस पैसे को कमाने के पीछे लोगों का जो इंटेंशन होता है या उस पैसे को कमाने का लोगों का जो तरीका होता है ना, वो तरीका बहुत गलत है। बोला जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है? ना मिली इज्जत जब हाथ में ना हो पैसा। ये सब सही बात है, ठीक है? आप लोग अभी छोटे हो, कल के बड़े होगे, पैसा कमाओगे, तब आप लोग को पता चलेगा व्हाट इज़ द पावर ऑफ मनी। और पता है, मनी जितना अच्छा है ना, उतना ज़्यादा वो खराब भी है, बुरा भी है। तो एविल्स ऑफ मनी का मतलब होता है मनी का क्या ड्रॉबैक है, उसका क्या डिमेरिट्स है, मतलब मनी का क्या-क्या दोष है। तो सबसे पहला मनी का जो बुराई है, वो 3 कैटेगरी में बाँटा। एक बोला इकोनॉमिक एविल, दूसरा बोला मोरल इविल्स और दूसरा सोशल इविल्स। इकोनॉमिक इविल्स का मतलब होता है पैसों का प्रॉब्लम होगा इसके कारण। जैसे
एनकरेजमेंट ऑफ लेंडिंग या एनकरेजमेंट ऑफ लोन्स। ये क्या होता है? मनी लोन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। किसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है? लोन को। प्रमोशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर प्रोडक्शन। कभी कभी कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इन स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ द मनी, मनी का वैल्यू अनस्टेबल हो जाता है। इन इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाता है वो। द राइज ऑफ क्लास स्ट्रगल, और पता है मनी के कारण ही ना अमीरी गरीबी में लोग को बांटा गया है। वो बहुत अमीर है, पैसा वाला है, गरीब है, नहीं है पैसा। इस तरीके से समाज में भेदभाव होता है। इसके बाद आते हैं मनी का मोरल इविल्स। मोरल इविल्स मतलब नैतिकता, हमारे अंदर का इंसानियत को मार देता है पैसा। कैसे? देखो, फोस्टरिंग ग्रीड, ठीक है, यानी कि आपको ये मतलब कि कैसे समझाएं, चोरी हो गया, डकैती हो गया, लूटपाट हो गया, पैसा के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहा है, पैसा के लिए लोग चोरी कर रहा है, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, बैंक में डाका डाल रहा है, किसी का घर घुस के पैसा लूट ले रहा है, किसी को किडनैप कर ले रहा है, कहीं से चोरी कर लिया, कहीं से पैसा लूट के भाग गया। इस वजह से पैसा का बुराई भी है, उसी को इसका मोरल इविल्स बोला जाता है। इसके बाद सोशल इविल्स। सोशल इविल्स का मतलब है कि मनी जो है सोसाइटी में भी उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एनकरेजमेंट ऑफ टेम्पटेशन हो गया, प्रमोशन ऑफ मेटेरिज्म हो गया, इसके बाद जनरेटिंग टेंडेंसीज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, सामाजिक भेदभाव होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है पैसों की वजह से। ठीक है, चलो इसको याद रख लेना अगर याद कर पाओ तो। ये देखो भाई, बस 2 और पॉइंट है और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ मनी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबू लोग रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पहले ये समझ जाइए कि सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब सिंपल है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी पब्लिक है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम सभी लोगों के पास जो मनी का स्टॉक होता है, जो मनी हम लोग खर्चा करने के लिए अपने पास रखते हैं, चाहे वो पैसा हमारे जेब में है या हमारे घर में है, वो पैसा जो हम अभी रखे हैं और उस पैसे को हम खर्चा कर सकते हैं, हमारे पास, हम सबके पास जो पैसा है जिसको खर्चा करेंगे, जो स्टॉक है, वही उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। एक निश्चित समय में किसी देश के जनता के पास जो मुद्रा स्टॉक होती है, जो पैसा उसके पास स्टॉक होता है, जिसको वो खर्च कर सकता है, जिसको वो खर्चा करने के लिए रखता है, उसी को सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। अगर सेंटर गवर्नमेंट के पास कोई पैसा है, बैंक के पास कोई पैसा है, रिजर्व बैंक के पास कोई पैसा है, तो उसको सप्लाई ऑफ मनी में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंक में कोई ऐसा पैसा है जिसको आप निकाल करके खर्चा करोगे, जिसको आप निकाल के खर्चा कर रहे हो, तो वो पैसा आपके लिए मनी सप्लाई होगा। नहीं तो अगर बैंक में लंबे समय तक पैसा डाल के छोड़ दिए, गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो उसको हम लोग मनी सप्लाई नहीं बोलेंगे। आया समझ में? जो पैसा देश के जनता के पास है, जिसको वो खर्च करने के लिए रखा है, उसका जो स्टॉक होगा, उसी को सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे। देखो, सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू द स्टॉक ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ मनी को स्टॉक ऑफ मनी बोलते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी वैल्यूएबल विथ द पब्लिक इन ए कंट्री एट ए गिवन टाइम। एक निश्चित समय में किसी देश की जनता के पास जो पैसा होता है, उसी को सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। वट एवर स्पेंडेबल मनी इज वैल्यूएबल अवेलेबल टू द पब्लिक एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक निश्चित समय में लोगों के पास खर्चा करने योग्य जो पैसा होता है, उसी को सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। कैश रिजर्व्स हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई एज दे आर नॉट इन सर्कुलेशन इन द कंट्री। मनी सप्लाई mainly include the currency in circulation and the amount of money that can be withdrawn in the bank। अगर गवर्नमेंट के पास कोई पैसा है, बैंक के पास कोई पैसा है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास कोई पैसा है, अब मन में सवाल आएगा कि सर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होता है? तो मनी के तुरंत बाद, ये लेसन नंबर 19 है ना, तो लेसन नंबर 20 में हम तुरंत बाद इसके आपका बैंकिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, तब हम डिटेल में पढ़ा देंगे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होता है, क्या नहीं। बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को भी पढ़ने में, तब बता देंगे। लेकिन अगर बैंक के पास कोई ऐसा पैसा है जिसको वो विड्रॉ करेगा बैंक से, जिसको वो बैंक से निकाल सकता है और बैंक से निकाल के खर्चा कर सकता है,
तो वो सप्लाई ऑफ मनी में कहलाएगा। ठीक है? चलो अब इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको लग रहा है शायद एक तो क्वेश्चन आपको ये मनी वाला पूछ देगा, सप्लाई ऑफ ये सॉरी मनी का फंक्शन, या नहीं तो फिर ये आपको पूछेगा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई कैसे मेजर होगा? इंडिया में कितना मनी अवेलेबल है, भारत में कितना पैसा अभी अवेलेबल है, इसका पता कैसे चलेगा? तो देखो आरबीआई ने क्या किया था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंड वर्किंग ग्रुप constituted by RBI on money supply in India, the Reserve Bank of India यानी RBI has adopted 4 measures of money supply। इंडिया में जो आरबीआई है, आरबीआई मतलब भारत का रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आरबीआई के ऊपर, हम पढ़ाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वितीय ग्रुप को बनाया था, उन्होंने आरबीआई को सिफारिश किया, उन्होंने आरबीआई को रिकमेंडेशन दिया कि सर 4 तरीका है जिससे आप इंडिया में मनी सप्लाई को देख सकते हो कि इंडिया में कितना मनी सप्लाई हुआ है। आरबीआई पूछा क्या क्या बताओ, उन्होंने वो 4 तरीका बताया और आरबीआई उन 4 तरीकों को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि ठीक है यही 4 तरीके से इंडिया में मनी सप्लाई का पता करेंगे। और वो 4 तरीका कौन कौन है? 4 तरीका है, पहला है M1 यानी मेजरमेंट 1, दूसरा है M2 यानी मेजरमेंट 2, तीसरा है M3 यानी मेजरमेंट 3 और चौथा है M4 यानी कि मेजरमेंट 4। ये 4 चीज है, M1, M2, M3 और M4। अब M1 में कौन कौन से करेंसी को शामिल किया गया है, M2 में कौन कौन से करेंसी को शामिल किया गया है, M3 में कौन कौन से करेंसी को शामिल किया गया है और M4 में कौन कौन से करेंसी को शामिल किया जा गया है। अभी हम लोग इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे डिटेल में हम समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सप्लाई ऑफ मनी का 4 चीज मेजरमेंट, एक होता है M1 ये रहा, दूसरा होता है ओ मैया दूसरा M2 कहाँ चला गया, अच्छा दूसरा होता है M2, ये देखो यहाँ है, तीसरा होगा आपका M3, ये देखो यहाँ है, और चौथा हो गया आपका M4। अब देखो M1 में कौन कौन सा पैसे को M1 में रखा जाएगा। सबसे पहला जो पब्लिक के पास जो करेंसी है, पब्लिक के पास हम लोगों के पास जो करेंसी है वो आएगा, प्लस बैंक में जो डिमांड ड्राफ्ट जमा है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है बैंक में सेविंग अकाउंट में जो हम पैसा जमा किए हैं, जब मन करेगा तब हम बैंक से पैसा निकाल के खर्च करेंगे। पब्लिक के पास जो पैसा जमा है उसको सी बोलेंगे। बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट जमा है जिसको हम लोग डीडी बोलेंगे, और प्लस आरबीआई के पास कोई ऐसा पैसा जमा है जिसको निकाला जा सकता है। तो अगर ये पैसा है, क्या है ये पैसा, तो इन सब पैसे को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। यानी 3 पैसा होगा, पहला करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक के पास जो पैसा है वो यानी कि सी, दूसरा जो कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट मतलब जिस पैसे को हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं वो पैसा, डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स यानी कि डीडी, और तीसरा अगर रिजर्व बैंक के पास अगर कोई अदर डिपॉजिट पड़ा है, ओडी, ओडी मतलब कोई अदर डिपॉजिट है, तो इनको हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। ठीक, M2 में क्या क्या आएगा, दूसरा तरीका मेजर करने का, दूसरा तरीका M2। M2 में कौन कौन सा करेंसी आएगा, M2 में सबसे पहला होगा M1 का सारा चीज, M1 का सारा चीज होगा, और दूसरा यहाँ पे होगा डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। यानी M1 का सब चीज, M1 का सब चीज बोले तो M2 में क्या आएगा, M1 प्लस डिपॉजिट इन आपका पोस्ट ऑफिस। जैसे M1 का सारा चीज क्या क्या आएगा, अगर M2 को पढ़े तो M2 में M1 का सारा चीज यानी कि सी, यानी कि करेंसी एट पब्लिक, पब्लिक के पास जो पैसा है वो आएगा, कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है डीडी वो आएगा, और रिजर्व बैंक के पास जो अदर डिपॉजिट है वो आएगा। इन सबको M1 बोले, और प्लस करेंगे जो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा है वो, पोस्ट ऑफिस का पैसा जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, M2 बन जाएगा। M1 का सारा चीज, M1 का सारा चीज बोले तो सी प्लस डीडी प्लस ओडी। सी का मतलब है करेंसी एट पब्लिक, डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास यानी बैंकों में जो पैसा जमा करके रखे हैं वो, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट। तो ये M1 हो गया। इसमें जोड़ देंगे हम लोग पोस्ट ऑफिस में अगर हम लोग पैसा जमा है या पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है उन सारे पैसों को जोड़ दो तो ये M2 हो गया। क्लियर, M2 हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग M3 में।
तो अब ध्यान से समझना कि M3 में क्या आएगा। तो M3 में सबसे पहले आएगा M1 का सब चीज, यानी M3 का फॉर्मूला होगा M1 का सब चीज। M1 का सब चीज मतलब C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब जो पब्लिक के पास पैसा जमा है वो, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास है, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। ये सब M1 हो गया, और प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स यानी कि TD। टाइम डिपॉजिट यानी कि TD, यानी कि सावधि जमा बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो ये सब मेरा हो गया M3। अब M4, तो देखो M4 में क्या आएगा। M4 में M3 का सब चीज आएगा। M3 का सब चीज आएगा मतलब क्या आएगा, C आएगा, DD आएगा, प्लस OD आएगा, और प्लस TD आएगा, टर्म डिपॉजिट। ये सब हुआ T3, प्लस जो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा है वो सारा पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा पैसा को छोड़ करके, वो आएगा मेरा NSC को छोड़ के, नेशनल सेविंग स्कीम, इस पैसे को छोड़ के, नेशनल सेविंग स्कीम इस पैसे को छोड़ के, जो पोस्ट ऑफिस के यहाँ पैसा जमा है वो। आपको इसको एक बार याद कर लेना है। आपको क्या करना है, एक बार इसको याद कर लेना है। M1 में क्या आएगा, C प्लस DD प्लस OD। M1 में C का मतलब है जो पब्लिक के पास करेंसी है वो, प्लस DD का मतलब है जो बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है वो, और प्लस OD का मतलब अदर डिपॉजिट जो बैंक में होगा, उन सबको जोड़ेंगे, M1 निकला। M2 में क्या करेंगे, M2 में M1 का सब चीज आएगा, और प्लस उसमें जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट है वो आएगा। यानी M2 में M1 आएगा, यानी M1 का सब चीज आएगा, C प्लस DD प्लस OD, और प्लस जो सेविंग डिपॉजिट है आपका आपका पोस्ट ऑफिस में। इसके बाद M3, M3 में M1 का सब चीज आएगा, M3 में M1 का सब चीज आएगा, और प्लस इसमें आएगा टर्म डिपॉजिट। M3 में M1 प्लस टर्म डिपॉजिट। M1 में क्या क्या आएगा, C प्लस DD प्लस OD आएगा, प्लस TD। इसके बाद जो M4 निकालेंगे, तो M4 में M3 सब चीज आएगा, यानी M3 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा है वो, बस NSC नेशनल सेविंग स्कीम वाला पैसा को छोड़ के, यानी M4 इज इक्वल टू M3 प्लस सेविंग डिपॉजिट एट पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या क्या आएगा, तो M3 का सब चीज में क्या क्या बोल सकते हैं, M3 में सब चीज हो जाएगा M1 वाला। देखो M3 में सब चीज आ जाएगा M1 प्लस TD, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD, सबको जोड़ेंगे, और जो सेविंग जो ये है आपका पोस्ट ऑफिस में पैसा, उसको जोड़ देंगे NSC को छोड़ के, ठीक। अगर आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा तो आपको इस चीज को बना लेना है इसे ड्राइंग में एकदम अच्छे से। इसके बाद नीचे उसको एक्सप्लेन करके लिख देना, M1 में ये आएगा, M2 में ये आएगा, M3 में ये आएगा, M4 में ये आएगा, फुल नंबर मिल जाएगा। पहले ऐसे चार्ट बनाना, इसके बाद सबको नीचे बताना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला कि मनी का M1 सप्लाई को बताओ, तो सिर्फ M1 को बताना। अगर M2 पूछा तो सिर्फ M2 को बताना, M3 पूछा तो M3 को बताना, M4 पूछा तो M4 को बताना। अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में सिर्फ मनी सप्लाई बोला तो पूरा इसको बताना, ठीक है। नहीं तो जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में। जैसे देखो समझाने के लिए, देखो यहाँ M1 मेजरमेंट को लिखे, M1 मेजरमेंट लिखे ऐसा, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ M1 मेजरमेंट लिखने के बाद देखो यहाँ उसका फॉर्मूला लिख दिए, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब ये C क्या होता है, DD क्या होता है, OD क्या होता है, देखो इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो यहाँ पे समझा दिए हैं। यहाँ C का मतलब जो पब्लिक के पास जो पैसा है वो, DD मतलब जो डिमांड डिपॉजिट है, OD मतलब अदर डिपॉजिट है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे M2 मेजरमेंट का देखो फॉर्मूला लिखे, फिर इसके बारे में आप इसका मतलब लिख सकते हो यहाँ पे कि M1 में क्या-क्या आएगा, ऐसे करके यहाँ हियर M1 मीन्स क्या-क्या आएगा आपका, C आएगा, DD आएगा, OD आएगा। इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। समझ में आया? हम ऊपर समझा दिए इसीलिए हम यहाँ पे नीचे नहीं लिखे। बस इतना ही हम लोगों को मनी का चैप्टर के बारे में पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप चाहे तो मत पढ़ना, काम चल जाएगा, ठीक है? हाँ, 1-2 चीज़ क्वेश्चन में बुक में थोड़ा-सा और दिया था, बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हम आपको उन चीज़ों को नहीं बताएँ। इतना कर लो, मच मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में फिलहाल कुछ करने का ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई और हर चीज़ हम आपको समझा दिए। फिर भी कुछ ऐसा होता है तो शायद हम आपको नहीं समझा पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स नीचे आप ही लोग के लिए बना है, नीचे कमेंट करके हमको पूछ लेना, ठीक है? बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्लास 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का एक ही इकोनॉमिक्स है,
पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में घबराने का, डरने का, परेशान होने का कोई बात नहीं है। पहले अपना कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट मजबूत कर लो, कॉन्सेप्ट पे जितना काम करोगे, कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा, एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा, ठीक है? तो पहला काम सिलेबस कंप्लीट करने में, कॉन्सेप्ट में लगाओ, इसके बाद एमसीक्यू, वीबीआई क्वेश्चन बना रहे हैं, वो भी हम बहुत जल्दी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।